Now we are starting the next chapter, which includes the drugs that are basically protein synthesis inhibitors. ठीक है, इसके अंदर we will discuss tetracyclines, macrolides, clindamycin, chloramphenicol, streptogramins and oxazolidinones. ठीक है, so let's start. The antimicrobial drugs reviewed in this chapter selectively inhibit bacterial protein synthesis basically. The mechanism of protein synthesis in microorganisms are not identical to those of mammalian cells. आपको बेसिक डिफरेंसेस पता भी होंगे कि हमारे अंदर 80S राइबोसोम होता है, बैक्टीरिया का 70S राइबोसोम होता है. स्मॉलर सब यूनिट डिफरेंट स्वेटबर्ग यूनिट्स का होता है, लार्जर सब यूनिट डिफरेंट होता है. ठीक है, डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन राइबोसोमल सब यूनिट्स एंड इन द केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शनल स्पेसिफिसिटीज ऑफ कंपोनेंट न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स. जो न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स इनको बना रहे हैं उनमें भी कुछ स्पेसिफिक हैं, यानी बिल्कुल सेम नहीं है मैमल्स और बैक्टीरियाज के. ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हम सिर्फ बैक्टीरियल प्रोटीन्स को उनको टारगेट करें ताकि जो टॉक्सिसिटी है वो बहुत सेलेक्टिव हो इन ड्रग्स की और हमारे पूरी बॉडी में इनकी फिर ओवरऑल टॉक्सिसिटी स्प्रेड ना करे. ठीक है, क्लासिफिकेशन को अगर आप देखें तो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मॉडरेट स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम की बेस के ऊपर. ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वी हैव क्लोराम्फेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन्स, मॉडरेट स्पेक्ट्रम में मैक्रोलाइड्स एंड कीटोलाइड्स, नैरो स्पेक्ट्रम में लिनकोसोमाइड्स, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स एंड ऑक्सेजोलिडोनोन्स. ठीक है, अभी हम इन सब को बारी बारी कवर करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सम इंट्रोडक्शन. इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम एक साथ ही पढ़ेंगे. ड्रग्स दैट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस वेरी कंसिडरेबली इन टर्म्स ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड देयर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी. जैसे सेल वॉल सिंथेसिस वाले में हर ड्रग का स्पेक्ट्रम डिफरेंट था, यहाँ पर भी डिफरेंट है. क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, दे वर द फर्स्ट इनहिबिटर्स ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस टू बी डिस्कवर्ड बिकॉज दे हैड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबैक्टीरियल. जो पहले डिस्कवर होती है ना उसका ब्रॉड ही मोस्टली स्पेक्ट्रम होता है, बाद में हम उसमें चेंजिंग्स कर करके उसको नैरो स्पेक्ट्रम बनाते हैं. ठीक है, और दे हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड वर थॉट टू हैव लो टॉक्सिसिटीज. दे वर ओवर यूज्ड. ठीक है, उनका बहुत ओवर यूज हुआ जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हुई और फिर हमें नई ड्रग्स को जो है वो यूज करना पड़ा. एरिथ्रोमाइसिन, एन ओल्डर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, हैज अ नैरोअर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन. इसका ओल्डर है लेकिन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन नैरो है और अभी भी इसको हम जो है वो कई ड्रग्स के कई माइक्रोब्स के अगेंस्ट यूज करते हैं. एजिथ्रोमाइसिन एंड क्लिडिथ्रोमाइसिन, ये भी मैक्रोलाइड्स की ही क्लास से बिलोंग करती है. दीज आर सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइड्स. हमने इनमें थोड़ी सी चेंजिंग करके एरिथ्रोमाइसिन के अंदर तो हमने इन ड्रग्स को बनाया है. ठीक है, न्यूअर इनहिबिटर्स ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस विच इंक्लूड स्ट्रेप्टोग्रामिन्स. ये नई ड्रग्स आई हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंदर जिसमें स्ट्रेप्टोग्रामिन्स है, लिनाजोलिड है, टेलिथ्रोमाइसिन है, टिगेसाइक्लिन है विच इज़ अ टेट्रासाइक्लिन एनालॉग. इनकी एक्टिविटी सर्टन बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी है जो कि बाकी ड्रग्स से रेजिस्टेंट हैं यूजुअली. उनके अगेंस्ट हमने ये न्यूअर ड्रग्स जो हैं वो बनाई हैं. अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं. मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स रिव्यूड इन दिस चैप्टर आर बैक्टीरियोस्टैटिक इनहिबिटर्स. अब ये पूरा चैप्टर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स पर है तो सारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग आर बैक्टीरियोस्टैटिक. ठीक है, ये चीज़ अब आपने इस चैप्टर के लिए याद रखनी है. with the inhibitors of protein synthesis acting at the ribosomal level. With the exception of tetracyclines, the binding sites for these antibiotics, अब हम इनको एक और बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं. कुछ ड्रग्स इनहिबिट तो सबने प्रोटीन सिंथेसिस को ही करना है. कुछ ड्रग्स 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच होकर करती हैं, कुछ 30S पे करती हैं. तो जो टेट्रासाइक्लिन्स है ना वो 30S पे करती हैं. बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स आर अटैच ऑन द 50S राइबोसोमल सब यूनिट यानी द लार्जर सब यूनिट. क्लोराम्फेनिकोल इनहिबिट्स ट्रांसपेप्टाइडेशन. अच्छा, इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा फंक्शन समझना पड़ेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस हो कैसे रही होती है. बेसिकली आपका डीएनए कॉपी हुआ मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में. मैसेंजर आरएनए आपका न्यूक्लियस से मूव किया और वो आया साइटोप्लाज्म के अंदर. साइटोप्लाज्म के अंदर अब उस मैसेंजर आरएनए को रीड करते हुए उसमें जो कोड है उसको यूज़ करते हुए राइबोसोम्स ने डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनए से अमाइनो एसिड्स लेने हैं और उनको जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनानी हैं. ठीक है, अब ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये मैसेंजर आरएनए है जो कि मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और यहाँ से जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो कर रही है और यहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो आकर लगता है और फिर आगे मूव करता है. ठीक है, लार्जर सब यूनिट के अंदर 3 साइट्स होती हैं. एक्सेप्टर साइट, ए साइट, एग्जिट साइट, ई साइट. ठीक है, ये दरमियान वाली का मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है. ट्रांसफ़र आरएनए जब आता है ना तो वो आकर यहाँ पर बाइंड करेगा जिसके पास एक अमाइनो एसिड होगी. ठीक है, पहली अमाइनो एसिड होगी. ठीक है, फिर वो इधर मूव करेगा, वो अमाइनो एसिड भी साथ उसके मूव करेगी.
ये वाली जगह खाली हो जाएगी, यहाँ पर नया ट्रांसफर आरएनए आएगा, उसके पास नया अमीनो एसिड होगा। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास था ना ये वाला ट्रांसफर आरएनए, इसका अमीनो एसिड मूव करके इस पे चला जाएगा। अब यहाँ पर 2 हो गई, ये वाला आगे चला जाएगा, ये खाली हो गया और ये निकल गया 15 वाला। ठीक है, अब ये 16 वाला इधर आएगा, 16 वाले के पास अब 2 होंगे। ठीक है, अब जब इसके ये इधर आएगा तो यहाँ पर एक और नया आ जाएगा। अब यहाँ पर जब नया आएगा तो उसके साथ ये सारा जो इधर बना होगा ना 1 और 2 और 3, यहाँ पर चेन जो है वो पूरी उतर के यहाँ लगी, यानी एक एक अमीनो एसिड नहीं लगता, एक अमीनो एसिड वही रहता है, पूरी चेन उतर के उस नए वाले के साथ अटैच होती है, फिर वो इधर मूव करते हैं, फिर वो निकल जाता है और चेन पिछले वाले पे जो इधर से आएगा उस पर अटैच हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। और ये जो शिफ्टिंग ऑफ अमीनो एसिड है ना, पेप्टाइड बॉन्ड शिफ्टिंग, इसको हम कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन रिएक्शन। अब जो क्लोरामफेनिकोल है ना, इट इनहिबिट्स ट्रांसपेप्टाइडेशन विच इज कैटलाइज्ड बाय पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि इसी राइबोसोम के अंदर ही होता है। क्लोरामफेनिकोल इसको इनहिबिट करेगी बाय ब्लॉकिंग द बाइंडिंग ऑफ अमीनो असाइल मोइटी ऑफ द चार्ज ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल टू द एक्सेप्टर साइट ऑन द राइबोसोम मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स। ये एक्सेप्टर साइट है, ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल, ये चार्ज ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल है जिस पर इस चेन ने आकर लगना था, ये इसको लगने नहीं देगा, क्लोरामफेनिकोल इसको नहीं मूव करने देगा। ठीक है, एक्सेप्टर साइट पे। उसके बाद ये दस द पेप्टाइड एट द डोनर साइट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू इट्स अमाइनो एसिड एक्सेप्टर, यानी ये डोनर साइट पे ये वाला इधर मूव नहीं कर पाएगा अपनी एक्सेप्टर साइट के ऊपर। ये है क्लोरामफेनिकोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के इस तरह से जब ये इलोंगेशन ही नहीं होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन की शिफ्टिंग ही नहीं होगी, इलोंगेशन नहीं होगी तो वो बनेगी नहीं, वो नहीं बनेगी तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, और दैट्स हाउ प्रोटीन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय क्लोरामफेनिकोल। अब मैक्रोलाइड्स, लिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन, ये क्या करते हैं, ये सारे भी 50S राइबोसोमल सब यूनिट पर बाइंड करेंगे, ये ट्रांसपेप्टाइडेशन को ये भी ब्लॉक करते हैं। ठीक है, सो ये सिर्फ जो है वो आपके सिंपली ट्रांसपेप्टाइडेशन को ब्लॉक करेंगे और वैसे ही करेंगे जैसे क्लोरामफेनिकोल कर रहा था। ठीक है, बस क्लोरामफेनिकोल एडिशनली जो चार्ज ट्रांसफर आरएनए है उसको भी नहीं मूव होने दे रहा, ये तो सिर्फ अमीनो एसिड को मूव नहीं ना होने दे रहे, वो ट्रांसफर आरएनए को भी नहीं मूव होने देगा। उसके बाद है जी टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स बाइंड टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अबव के वो 50S पे बाइंड कर रहे थे और ये 30 पे कर रहा है। एंड प्रिवेंटिंग बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड चार्ज ट्रांसफर आरएनए टू द एक्सेप्टर साइट ऑफ द राइबोसोम मैसेंजर आरएनए कॉम्प्लेक्स। तो पहला चीज़ तो ये भी वही कर रहा है ना, ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट कर रहा है। वो जो अमीनो एसिड चेन यहाँ से मूव करके इधर आनी थी और फिर ये लंबी हो जानी थी, फिर इस वाले ट्रांसफर आरएनए इधर आना था, फिर ये जो इसकी पास लंबी चेन होनी थी वो अगेन इस वाले पे जानी थी, फिर इसने इधर मूव करना था, एंड दैट्स कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन द सेल। वो चीज़ जो है वो स्टॉप कर दी इन सब ने। इन ट्रांसपेप्टाइडेशन इनहिबिशन तो इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, उसके अलावा आपने जो चीज़ याद रखनी है ना कि जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं वो 30S से बाइंड करते हैं। ठीक है, और वो ट्रांसफ़र आरएनए को मैसेंजर आरएनए पर भी बाइंड नहीं होने देंगे। एक तो वो चीज़ है ना ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करना, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना टेट्रासाइक्लिन्स इसको भी इनहिबिट कर रहे होते हैं। यहाँ पर इसमें कैप्शन में लिखा होगा जो स्टेप 1 है, charge transfer RNA unit carrying amino acid binds to the acceptor site on the 70S ribosomal subunit। ठीक है, ये चीज़ ब्लॉक कर रहा होता है टेट्रासाइक्लिन्स पर्टिकुलरली। ठीक है, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे ऑल्सो बाइंड टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट अलॉन्ग विद द टेट्रासाइक्लिन्स। इनके 4 तरह के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एक तो इन्होंने ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करना है सिंपली, वो तो समझ आ गई। दूसरी चीज़, इन्होंने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देना पेप्टाइड फॉर्मेशन का। जो सबसे पहला इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था ना जिसमें लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट जो शुरू में अलग होते हैं उन दोनों ने मिलना था, साथ में मैसेंजर आरएनए को पकड़ना था। ये जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ना ये नहीं बनने देंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। दूसरी चीज़, और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो पॉलीसोम बनते हैं ना, जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, अगर वो बन भी जाए तो वो उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ये इतने सारे काम कर रहे होते हैं। ऑल्सो दे डिस्टॉर्ट, वो जो तोड़ने वाला फंक्शन है ना वो ये कैसे करते हैं, दे मिस रीड द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे अगर कोड लिखा हुआ है एलानीन का तो ये उसको मिस रीड करके उसकी जगह ग्लूटामीन या लैक्टेट या कोई और लगा देंगे जिससे वो चेन टूट जाएगी या ख़राब हो जाएगी। ये अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, बहुत नटोरियस हैं ये, उनके मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताएं जो यहाँ इतनी डिटेल में मेंशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद जी हमने पढ़ा मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड्स भी 50S पे बाइंड करेंगे, कीटोलाइड्स भी 50S पे बाइंड करेंगे और ये आपके जो है वो ट्रांसलोकेशन वाले स्टेप को भी इनहिबिट करेंगे।
एक वो जो ट्रांसपेप्टाइडेशन है वो तो आपने सबके लिए याद रखना है ना, तो जो मैं एडिशनल बता रही हूँ ना ये भी याद रखने हैं लाजमी, एमसीक्यूज में ये टेस्ट किए जाएंगे। ट्रांसलोकेशन किसकी हो रही है, इसकी, ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ से यहाँ ट्रांसलोकेट हो रहा है, ये ट्रांसपेप्टाइडेशन थी जिसको आप क्लोरामफेनिकोल इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला काम कौन कर रहा है, मैक्रोलाइड्स। उसके बाद जो ऑक्सीजोलिडोनोन्स हैं वो बाइंड करते हैं आपका जो 50S राइबोसोमल सब यूनिट है ना, वो भी डिफरेंट सेगमेंट से मिलकर बना है। उनमें से एक सेगमेंट होता है 23S राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो उसके साथ वो बाइंड करता है और वो जो आपका राइबोसोम असेंबली है ना वो नहीं बनने देता, यानी 50S और 50S राइबोसोम को ही बनने नहीं देगा वो, ठीक है। सो ये इनका जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग्स का। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स आर बैक्टीरियसिडल, अच्छा ये एक्सेप्शन है, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स जो हैं दे आर बैक्टीरियसिडल फॉर मोस्ट ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स, दे बाइंड टू द 50S राइबोसोमल सब यूनिट कंस्ट्रिक्टिंग द एग्जिट चैनल ऑन द राइबोसोम थ्रू विच नेसेंट पॉलीपेप्टाइड्स आर एक्सट्रूडेड। जहाँ से पॉलीपेप्टाइड्स ने बन के राइबोसोम से बाहर निकलना था ना, ये उस चैनल को बंद कर देते हैं, ठीक है। इन एडिशन ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज एक्टिविटी इज इनहिबिटेड, ठीक है, और लीडिंग टू अ डिक्रीज इन फ्री ट्रांसफर आरएनए। अब जो ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो एसिड की अटैचमेंट वाला था ना सिस्टम, ये उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से जो फ्री ट्रांसफर आरएनए है ना वो कम हो जाएंगे। जब फ्री कम होंगे तो एक्सेप्टर साइड पे अटैच कम होंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद है जी लिनाजोलिड इज मेनली बैक्टीरियोस्टेटिक, द ड्रग बाइंड्स टू यूनिक साइट ऑन द 50S राइबोसोम, जो मैंने आपको बताया 23S राइबोसोमल आरएनए होती है वो साइट, inhibiting initiation by blocking formation of the transfer RNA, राइबोसोम मैसेंजर RNA ternary complex, यानी जो राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स और मैसेंजर आरएनए वही जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स अमाइनो ग्लाइकोसाइड इनहिबिट कर रहे थे ना, ये भी वही चीज़ इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी ऑफ दीज प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिजम्स मे बी एक्सप्लेन्ड बाय टारगेट डिफरेंसेस। Chloramphenicol does not bind to the 80S ribosomal RNA of mammalian cells, although it can inhibit the function of mitochondrial ribosomes which contain 70S ribosomal RNA। इस बात का मतलब ये है कि हमने डिफरेंसेस तो देख लिया कि बैक्टीरिया के सेल में 70S होता है, हमारे सेल में 80S होता है, बट इन आवर सेल्स वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना डीएनए अपना राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोम्स जो हैं वो 70S होते हैं। तो क्लोराम्फेनिकॉल और जो बाकी ड्रग्स हैं वो उन राइबोसोम्स को डैमेज कर सकती हैं। Tetracyclines have little effect on mammalian protein synthesis because an active efflux mechanism prevents their intracellular accumulation। हमारे सेल्स के पास एक चैनल है जो अगर टेट्रासाइक्लिन सेल के अंदर आ भी जाए तो उसे बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन टॉक्सिसिटी इज़ नॉट एज मच एज अदर ड्रग्स, क्लोराम्फेनिकॉल वगैरह, ठीक है। सो ये आपका जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब हम बारी बारी इन सारी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेक्ट्रम, टॉक्सिसिटी, ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं।